हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल एमर्स फिजिक्स क्लासेस पे। और आज हम जानेंगे कि साउंड वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वी कैन डिस्क्राइब अ साउंड वेव बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। बोल रहा है हम लोग जो साउंड वेव है उसको उसके फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड के आधार पे देख सकते हैं। ठीक है, A sound wave in graphic form is shown in figure 12.8c, which represents how density and pressure change when the sound wave moves in the medium. फिगर 12.8 का सी में आप लोग देख सकते हैं कि जो साउंड वेव है वो कैसे वेव के रूप में प्रोपागेट करता है। देखिए, वेव के रूप में प्रोपागेट कर रहा है और कैसे डेंसिटी और प्रेशर का वेरिएशन हो रहा है। देखिए, यहाँ डेंसिटी और प्रेशर का वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, कभी यहाँ पर देखिए कभी वेव ऊपर में है, कभी वेव नीचे है, फिर ऊपर चली है, फिर नीचे आ गई है। यानी कि टाइम के साथ यहाँ पर डेंसिटी और प्रेशर में वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, और ये लाइन है ना, वो आपका शो कर रहा है एवरेज डेंसिटी और प्रेशर को। ठीक है, The density as well as the pressure of the medium at a given time varies with distance above and below the average value of density and pressure। देखिए क्या बोल रहा है, तो जो डेंसिटी और प्रेशर होगा ना मीडियम का, वो समय के साथ वेरी करेगा। जैसे देखिए डेंसिटी और प्रेशर है, देखिए समय के साथ वेरी कर रहा है। कभी कभी समय के साथ देखिए इस एवरेज डेंसिटी और प्रेशर के ऊपर में ग्राफ बन रहा है, कभी इसी लाइन के नीचे में ग्राफ बन रहा है। यानी कि समय के साथ जो डेंसिटी और प्रेशर उसमें क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या बोलता है, फिगर 12.8a एंड फिगर 12.8b रिप्रेजेंट द डेंसिटी एंड प्रेशर वेरिएशन रिस्पेक्टिवली। फिगर 12.8a और फिगर 12.8b जो है रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटी और प्रेशर का वेरिएशन रिस्पेक्टिवली, जैसा कि एज अ साउंड वेव प्रोपागेट्स इन द मीडियम। जब साउंड वेव मीडियम में प्रोपागेट करता है, समझिए। देखिए क्या बोलता है, देखिए 12.8a और 12.8b में अलग अलग करके समझाया गया है डेंसिटी और प्रेशर को। देखिए कोई स्पीकर यहाँ से साउंड निकल रहा है, ठीक है, तो पार्टिकल को वाइब्रेट करा रहा है। तो एक चीज़ याद रखिए कि पार्टिकल जहाँ पर सामने होगा, आपस में भीड़ भड़ाका वाले इलाका में होगा, तो उस तरह के रीजन को हम लोग बोलेंगे कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन में क्या होगा, तो डेंसिटी हाई होगा। कंप्रेशन में क्या होगा, डेंसिटी हाई होगा। और जहाँ पर देखिए, जहाँ पर आपका फैला हुआ होगा पार्टिकल, ठीक है, सामने सामने नहीं होगा, दूर दूर होगा, उस रीजन को हम लोग बोलेंगे रेयरफेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको डेंसिटी होगा वो लो होगा। कंप्रेशन में डेंसिटी आपका हाई होगा और रेयरफेक्शन में डेंसिटी आपका लो होगा। कंप्रेशन है तो बताइए आप लोग की डेंसिटी क्या होगा, कमेंट करके हमको बताइए कि यहाँ पर डेंसिटी क्या होगा। तो यहाँ पर आपका डेंसिटी हो जाएगा, बता दें, तो यहाँ पर आपका डेंसिटी हो जाएगा हाई। कंप्रेशन जहाँ होगा वहाँ पर डेंसिटी हो जाएगा हाई, और जहाँ पर रेयरफेक्शन होगा वहाँ पर डेंसिटी हो जाएगा लो। ठीक है, उसी तरह प्रेशर वेरिएशन भी होता है। देखिए यहाँ देखिए, जहाँ पर पार्टिकल भीड़ भड़ाका वाले इलाका में रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है, तो यहीं पर आपका प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और जो फैला फैला पार्टिकल रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रेयरफेक्शन। यहाँ पर आपका प्रेशर कम होगा। ठीक है, जहाँ कंप्रेशन होगा, ठीक है, वहाँ पर डेंसिटी और प्रेशर दोनों ज़्यादा होगा, और जहाँ पर रेयरफेक्शन होगा वहाँ डेंसिटी और प्रेशर दोनों कम होगा। जैसे देखिए यहाँ पर कंप्रेशन है तो यहाँ पर डेंसिटी एज वेल एज प्रेशर दोनों हाई रहेगा, और यहाँ पर रेयरफेक्शन है तो डेंसिटी एज वेल एज प्रेशर दोनों का दोनों लो रहेगा। ठीक है, या कम रहेगा। कंप्रेशन आर द रीजन्स where particles are crowded together and represented by the upper portion of the curve in figure 12.8c। देखिए कंप्रेशन हम लोग वैसे रीजन को बोलते हैं जहाँ पर पार्टिकल जो होंगे क्राउडेड होंगे। क्राउडेड करने का मतलब वह भीड़ लगा के रहेंगे। ठीक है, और जो कर्व होगा ना उसके अपर पोर्शन में होंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जो फिगर है, जो हम लोग का ग्राफ है, ठीक है, उस पहले तो आप जानिए कि कंप्रेशन होता क्या है। तो जहाँ पर पार्टिकल भीड़ लगा कर रहते हैं उसको बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है, और जो कर्व है उसके अपर वाली जो पोर्शन है उसको हम लोग बोलेंगे कंप्रेशन। ठीक है, द पीक रिप्रेजेंट्स द रीजन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन। जो देखिए इसका पीक है ना, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो ये पीक है ना, ये पीक जो है यहाँ पर, ये पीक पे निर्भर करता है कि कंप्रेशन हाई होगा कि क्या होगा। देखिए अगर यहाँ पर लीजिएगा तो देखिए इस पॉइंट पे लीजिएगा तो कंप्रेशन हल्का, मतलब इसके अपेक्षा हम कंप्रेशन यहाँ हल्का ज़्यादा होगा, यहाँ लीजिए तो कंप्रेशन और ज़्यादा होगा, और पूरा पीक पे ले लीजिएगा तो कंप्रेशन सबसे ज़्यादा हाई हो जाएगा। वही बोल रहा है कि अगर आप कर्व का पूरा पीक ले लीजिएगा तो वहाँ पर आपका कंप्रेशन जो होगा वो हाई हो जाएगा। ठीक है, वेयर डेंसिटी एज वेल एज प्रेशर इज हाई। तो कंप्रेशन अगर आपका हाई हो जाएगा तो हमको बताएं कि डेंसिटी और प्रेशर भी दोनों क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा।
Rarefaction are the region of low pressure where particles are spread apart and are represented by the valley that is the lower portion of the curve in figure 12.8 सी। देखिए यहाँ पर आपका रेयरफेक्शन जो होगा सबसे हाई हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो प्रेशर और डेंसिटी होगा वो लो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझने वाला बात क्या है कि कंप्रेशन आपका जहाँ हाई होगा वहाँ पर डेंसिटी और प्रेशर दोनों हाई होगा और जहाँ पर आपका रेयरफेक्शन हाई होगा वहाँ पर आपका प्रेशर और डेंसिटी दोनों लो होगा। ठीक है, जो पीक होगा ना ग्राफ का उसको हम लोग बोलेंगे क्रेस्ट और जो वैली होगा ग्राफ का उसको हम लोग बोलेंगे तरफ। एक चीज़ जो ये अपर पोर्शन होगा ना इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट और जो ये लोअर पोर्शन होता है जो वैली में होता है इसको हम लोग बोलते हैं तरफ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए सबसे अपर वाले पोर्शन को बोलते हैं क्रेस्ट और सबसे लोअर वाले पोर्शन को बोलते हैं तरफ किसी भी वेव का। ठीक है, वही लिखा हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंजिक्यूटिव रेयरफेक्शन इज कॉल्ड द वेवलेंथ एज शोन इन फिगर 12.8 सी। देखिए क्या बोल रहा है, दो लगातार कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ठीक है, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। दो लगातार वेव के बीच का डिस्टेंस लीजिएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोले, दो लगातार वेव के बीच का डिस्टेंस लीजिएगा तो उसको बोलेंगे वेवलेंथ। और जो दो लगातार वेव के बीच का डिस्टेंस लेंगे ना, या तो कंप्रेशन का बीच का डिस्टेंस ले सकते हैं या तो फिर रेयरफेक्शन का बीच का डिस्टेंस ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कंप्रेशन का बीच का डिस्टेंस लिया हुआ है, दो लगातार कंप्रेशन का बीच का डिस्टेंस लिया हुआ है जिसको हम लोग बोलेंगे वेवलेंथ। ठीक है, या तो फिर आप दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस लीजिए या दो रेयरफेक्शन के बीच का डिस्टेंस लीजिए। और याद रखिएगा जो कंप्रेशन या रेयरफेक्शन रहेगा ना वो लगातार होना चाहिए। ये नहीं कि एक रेयरफेक्शन यहाँ ले लिए और एक रेयरफेक्शन यहाँ ले लिए, ऐसा नहीं, दोनों लगातार होना चाहिए तब सही होगा। ठीक है, वेवलेंथ बोलते हैं दो लगातार कंजिक्यूटिव मतलब दो लगातार जो रेयरफेक्शन और कंप्रेशन होगा उसके बीच के डिस्टेंस को। ठीक है, जैसे कि फिगर 12.8 सी में दिखाया गया था, हम देख लिए। द वेवलेंथ इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। देखिए जो वेवलेंथ है इसको हम लोग यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा देखिए है ना, लैम्डा जो दो वेवलेंथ के बीच का डिस्टेंस है उसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, ना कि लैम्डा से। लैम्डा इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। इसका जो एसआई यूनिट होगा ना वेवलेंथ का वो होता है मीटर। ठीक है, देखिए फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट अकर्स। सपोज यू आर बीटिंग अ ड्रम। ठीक है, पहले समझिए कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है। फ्रीक्वेंसी हम लोगों को कहता है कि कितनी फ्रीक्वेंटली से कोई इवेंट होता है। ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंटली कहने का मतलब कितना जल्दी से या कितना धीरे धीरे कोई भी इवेंट जो है होता है। सपोज यू आर बीटिंग अ ड्रम, हाउ मेनी टाइम्स यू आर बीटिंग द ड्रम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूर बीटिंग द ड्रम। देखिए बोल रहा है कि किसी भी यूनिट टाइम में आप किसी भी ढोल को बजा रहे हो, किसी भी ड्रम को बजा रहे हो, ठीक है, तो आप किसी यूनिट टाइम में उसको कितने बार बजाए वही उसका हो गया फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो कि एक सेकंड में आप ड्रम बजाए हो 20 बार। ठीक है, एक सेकंड में आप ड्रम बजाए हो 20 बार तो आपको फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 20। ठीक है, और अगर आप एक सेकंड में आप ड्रम बजाए हो 50 बार तो आपका जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो हो जाएगा 50। ठीक है, क्या बोले, किसी यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम करने का मतलब हुआ 1 सेकंड लो, 1 मिनट लो, 1 घंटा लो। ठीक है, लेकिन यूनिट टाइम होना चाहिए। उस यूनिट टाइम में आप जितने टाइम भी ड्रम को बजाओगे वो आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि 1 सेकंड में आप जैसे आप 1 सेकंड में अपने आँख को झपका रहे हो, आप आँख के जो पलक है उसको झपका रहे हो 50 बार, तब का जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, we know that when sound is propagated through a medium, the density of the medium oscillate between the maximum value and the minimum value। हम लोग जानते हैं कि जब साउंड जो है प्रोपागेट करता है मीडियम में तो उसका जो डेंसिटी होता है मीडियम में वो ऑसिलेट करता है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू में। देखिए जो साउंड है वो प्रोपागेट कर रहा है मीडियम में तो उसका जो डेंसिटी हो रहा है वो मैक्सिमम हो रहा है फिर मिनिमम हो रहा है। वही बोल रहा है ना कि वो फ्लक्चुएट करता है, चेंज करता रहता है। कभी मैक्सिमम वैल्यू में रहता है डेंसिटी और प्रेशर और कभी मिनिमम वैल्यू में चल जाता है, फिर उसके बाद मैक्सिमम में जाता है। ठीक है, मैक्स वन कंप्लीट ऑसिलेशन। देखिए यहाँ पर आपको कोई यहाँ पर आपका डेफिनेशन आ गया कि ऑसिलेशन क्या होता है, वन कंप्लीट ऑसिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो क्या बोले, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया मतलब मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू फिर मैक्सिमम वैल्यू जाएगा तो उसको हम बोलेंगे वन कंप्लीट ऑसिलेशन।
मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू फिर मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको बोलेंगे वन कंप्लीट ऑसिलेशन। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे आपको समझने में दिक्कत होगा तो देखिए, मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऐसे गया, फिर यहाँ आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं वन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब को पता होगा कि जो पार्टिकल जो है अपने मीन पोजीशन से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर अपने मीन पोजीशन पर आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वन ऑसिलेशन। उसे देखिए, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आ गया, जिसको हम लोग बोलेंगे वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन मतलब समझिएगा 360 डिग्री कवर करेगा, तो उसको बोलेंगे वन ऑसिलेशन। आपको पता हो कि सर्कल जो होता है 360 डिग्री का होता है, ठीक है, 360 डिग्री का होता है। तो इसको देखिए, ये देखिए ऐसे ना बना हुआ, इसको आप क्या कीजिए, घुमा दीजिए, तो आप देखिएगा तो ये सर्कल टाइप का ही बन जाएगा, ठीक है। तो एक पूरा तरफ मतलब एक पूरा डेप्थ और एक पूरा क्रेस्ट, दोनों को आप जब मिला दीजिएगा तो आपका कहलाएगा एक ऑसिलेशन, ठीक है। ये आपका डेप्थ और ये आपका जो ये क्रेस्ट है, दोनों को आप मिला दीजिए तो आपका कहलाएगा वन ऑसिलेशन। यहाँ से यहाँ कहलाएगा वन ऑसिलेशन, फिर यहाँ से चलना स्टार्ट कीजिए, फिर यहाँ से यहाँ जाइएगा तो आपका कहलाएगा टू ऑसिलेशन, ठीक है। देखिए, द नंबर ऑफ सच ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। देखिए बोल रहा है किसी यूनिट टाइम में जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन होगा पार्टिकल के द्वारा, उसी को हम लोग बोलेंगे उस साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या बोलें, जैसे मान लीजिए कि 1 सेकेंड में ये जो पार्टिकल ऑसिलेट करे 20 टाइम्स, ठीक है। 1 सेकेंड में जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट हो रहा है 20 टाइम्स, तो ये आपका कहलाएगा इसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या बोलें कि कोई भी पार्टिकल जब है किसी यूनिट टाइम में जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन करेगा उसी को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कोई पार्टिकल जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन करेगा किसी यूनिट टाइम में उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मान लो ये 1 सेकेंड में 20 बार ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोशिश कीजिएगा समझने का, ठीक है। इफ़ वी कैन काउंट द नंबर ऑफ द कंप्रेशन और रेयरफेक्शन दैट अक्रॉस पर यूनिट टाइम वी विल गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। देखिए बोल रहा है कि जितना कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होगा आप उसको अगर काउंट कर लो तो आप उसका फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। मान लो कि आपका एक कंप्रेशन हुआ और एक रेयरफेक्शन हुआ, तो आपका हो गया एक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 2 कंप्रेशन 2 रेयरफेक्शन होता तो आपका हो जाता है 2 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। देखिए ऐसे, देखिए न्यू, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते ना, बस इसको ऐसे करके घुमा दीजिए, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो फ्रीक्वेंसी उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। देखिए बोल रहा है क्या, देखिए बोल रहा है 2 कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन ले लीजिए, या तो फिर 2 कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन ले लीजिए, या तो फिर 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन ले लीजिए, ठीक है। उस पॉइंट को पहुंचने में उसको जितना टाइम लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। जैसे देखिए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, तो ये आपका कंप्रेशन हो गया, ये हाइयर कंप्रेशन हो गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ठीक है। तो मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक मतलब हाइयर कंप्रेशन से लेकर हाइयर कंप्रेशन तक जाने में उसको जितना समय लगा उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। या तो फिर समझिए कि यहाँ देखिए रेयरफेक्शन से यहाँ रेयरफेक्शन आने में जितना उसको समय लगा उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। इसको हम आपको डेफिनेशन से लिखा देंगे, ठीक है। इसको हम कंप्लीट कर दीजिए, उसको हम डेफिनेशन से आपको लिखा देंगे, तब आपको समझने में आसानी होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये क्रेस्ट क्या होता है, तरफ क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है। अभी समझिए कि होता क्या है, सो आपको टेंशन लेना नहीं है, हम आपको सब लिखवा देंगे कि असल में क्या होता है। डेफिनेशन से आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। In other words, we can say that the time taken for one complete oscillation in the density of the medium is called the time period। क्या बोला कि किसी भी मीडियम की डेंसिटी में 1 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना समय लगेगा उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। ऑसिलेशन करने का मतलब हुआ कि यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आया, फिर यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ तक आया, इस 1 ऑसिलेशन कंप्लीट किया, इसको हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी पार्टिकल के द्वारा 1 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना समय लगेगा उसी को बोलेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
साउंड वेव, हाँ ठीक, देखिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल टी। जो टाइम पीरियड है ना उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। इट्स एसआई यूनिट इज सेकंड, और इसका एसआई यूनिट जो होता है सेकंड होता है। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रिलेटेड इज फॉलो। देखिए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 टाइम पीरियड, ठीक है। यहाँ पर हमको फ्रीक्वेंसी क्या बताएं कि किसी भी यूनिट समय में जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 1 सेकंड में ऑसिलेशन हो रहा है 50 टाइम, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपका। ठीक है, ए वायलिन एंड अ फ्लूट में बोथ बी प्लेड एट द सेम टाइम इन एन ऑर्केस्ट्रा, बोथ साउंड ट्रेवल थ्रू द सेम मीडियम दैट इज एयर एंड अराइव एट आवर ईयर एट द सेम टाइम। देखिए बोल रहा है किसी ऑर्केस्ट्रा में हम लोग जो है वायलिन बजा रहे हैं और फ्लूट बजा रहे हैं, दोनों बज रहा है, ठीक है, सेम टाइम पे, तो हम लोग के कान में दोनों सुनाई पड़ेगा क्यों, और जो दोनों का ट्रेवल होगा वो एक ही मीडियम से हो रहा है जो कि एयर है, ठीक है, तो हम लोग के कान में वो सेम सुनाई पड़ेगा सेम टाइम पे, ठीक है, ठीक है। देखिए बोला बोथ साउंड ट्रेवल एट द सेम स्पीड इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स बट द साउंड वी रिसीव आर डिफरेंट। अब फ्लूइड का साउंड सुनिए और जो वायलिन है उसका साउंड सुनिए, तो आप सुनिए, आपके कान में जब आवाज़ आएगा तो आपको लगेगा कि ना दोनों का आवाज़ जो डिफरेंट है, या तो हम बोल रहे हैं और कोई और बोल रहा है, आप बोलिए तो हम लोग दोनों का आवाज़ मैच नहीं करेगा। ऐसा क्यों होगा, क्यों मैच नहीं करता है, अभी देखिएगा हम लोग समझेंगे वही चीज़ को। बट देखिए दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विथ द साउंड, पिच इज वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसा इसीलिए होता है कि हमें साउंड डिफरेंस सुनाई पड़ता है क्योंकि हमारा पिच अलग अलग होता है, ठीक है। अब पिच क्या होता है, तो पिच होता है कि आप कितना, मतलब जैसे देखिए कोई साउंड जो है वो ऑसिलेट करता है, ऐसे ऑसिलेट करता है कंप्रेशन रेयरफेक्शन में। तो अगर आपका पिच ज़्यादा है तो आपका ऑसिलेशन जो आपका ऑसिलेशन होगा ना वेव का, वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर किसी भी साउंड का ऑसिलेशन ज़्यादा है तो उसका पिच ज़्यादा होगा, और किसी भी साउंड का अगर ऑसिलेशन कम है तो उसका पिच भी कम होगा। इस कारण से हमको जो साउंड डिफरेंस सुनाई पड़ता है। हाउ द ब्रेन इंटरप्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इमिटेड साउंड इज कॉल्ड इट स्पीच, ठीक है। जो हमारा ब्रेन जो है इंटरप्ट करता है साउंड को, वो उसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पिच। द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स द हाइयर इज द फ्रीक्वेंसी एंड द हाइयर इज द पिच। बोल रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पार्टिकल का वाइब्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो उसका पिच भी जो होगा ज़्यादा होगा, जैसा कि फिगर 12.9 में दिखाया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बता ही देते हैं। देखिए दस अ हाई पिच साउंड कोरस्पॉन्ड्स टू मोर नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन पासिंग अ फिक्स्ड पॉइंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट साइज इन कंडीशन वाइब्रेट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी टू प्रोड्यूस साउंड ऑफ डिफरेंट पिच। देखिए बोल रहा है क्या, देखिए 12.9 में लो पिच साउंड है जो लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई पिच साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी, देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो पिच होगा ना वो हाई हो जाएगा। देखिए पिच हाई है आपका तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, हाई होगा। और यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच क्या होगा, हाई होगा। और यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी लो है तो यहाँ पर आपका पिच भी क्या होगा, कम होगा। तो आप पिच को ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपको कोई आवाज़ जो सुनाई पड़ता है डिफरेंट, वो किसके आधार पे, तो वो उसके पिच के आधार पे। पिच क्या होता है, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो उसका पिच भी ज़्यादा होगा, और किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी कम होगा तो उसका पिच भी जो होगा कम होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, जो आपका ये जो एम्पलीट्यूड वगैरह ये सब है, जो फ्रीक्वेंसी सब मैंने आपको बताया है, हम उसको आपको डेफिनेशन सहित हम आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके हम बता देंगे, ठीक है। आपको डेफिनेशन के लिए चिंता नहीं करना है, आप सिर्फ इसको समझिए, डेफिनेशन हम आपको करवा देंगे। थैंक यू।